हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम लाइक आपका बीपीएससी होगा, यूपीपीसीएस होगा, आरओ हो गया, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ये डायरेक्ट आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि कौन ऐसे थे जो पहले आए थे और लास्ट में गए थे, या आप क्रोनोलॉजी के उससे लगाइए कि कौन पहले आए थे, फिर उसके बाद कौन आए थे, उसके पहले कौन आए थे। तो इस तरह से तो सबसे पहले अगर हम क्रोनोलॉजी ऑर्डर में देख लें तो सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज़, फिर आए थे डच, उसके बाद आए थे इंग्लिश, फिर आए थे डेंस और फिर आए थे फ्रेंच। तो ये आप यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हैं कि किस तरह से सबसे पहले यहाँ पे पोर्टुगीज़ आए थे, उसके बाद आपके आने वाले जो यूरोपियंस थे वो थे डच, उसके बाद आपकी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर आई थी डेंस और फिर आए थे फ्रेंच। तो इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर पोर्टुगीज़ क्या कौन है और वो कब आए थे। तो सबसे पहले जो आने वाले थे पोर्टुगीज़ में वो थे वास्को डी गामा। वो आए थे 1498 में और ये कालीकट पहुंचे थे 1498 में। इनको वेलकम किया गया था जो उस टाइम के रूलर थे जमोरिन के द्वारा। जो वहाँ पे नाविक था उनका नाम था, वो गुजराती थे, उनका नाम था अब्दुल माजिद, और इन्हें भेजा गया था उस टाइम पे पोर्टुगल के जो राजा थे किंग मैनुअल के संरक्षण में। 1502 में वास्को डी गामा फिर से आते हैं यहाँ पे, यानी उनकी सेकेंड विजिट होती है, और यहाँ पर आने के बाद वो अपना ट्रेडिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करते हैं। कहाँ पर? कालीकट, कोचिन एंड कन्ननौर। फिर हमारे आ जाते हैं फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस अल्मीडा जो है पहले पोर्टुगीज़ गवर्नर थे। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को भी इंडियन ओशन में ट्रेड करना है तो उसके लिए उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका क्लियर रीजन था कि अगर हमें इंडिया पे अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो हमको इंडियन ओशन को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही साथ इन्होंने पोर्टुगीज फोर्ट्रेस भी बनाया था कैन्नानोर और अंजीदीव में। कब बनाया था? 1506 में। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये टॉपिक पढ़ाने के बाद जो अभी तक आपके PIQs आ रहे हैं सारे एग्जाम में, उसको भी इसके बाद कराऊंगी। तो देखते हैं आप लोग कितना इसको समझ के पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है अल्फोंसो डी अल्बर। कहते हैं कि भले ही अल्मीडा जो है फर्स्ट गवर्नर हैं, लेकिन जो रियल फाउंडर माने जाते हैं पोर्टुगीज़ के, तो वो अल्फोंसो डी अल्बर को माना जाता है। इन्होंने ही पोर्टुगीज़ को यहाँ पे अच्छे से इस्टेब्लिश किया था जिससे लोग इनके कंट्रोल में आ सके। इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर के राजा आदिल शाह से। उसी के साथ इन्होंने भटकल को भी कैप्चर किया था। उस टाइम पे जो राजा थे श्री कृष्णदेवा राय से। कब? 1510 में। साथ ही साथ इन्होंने जो पोर्टुगीज मैन थे, यानी जो पोर्टुगीज आदमी थे, तो उनको इन्होंने इनकरेज किया था कि वो यहाँ की इंडियन वीमेन से शादी कर लें। और इन्होंने अपनी जो पोर्टुगीज फोर्ट्रेस बनाया था वो बनाया था कोचिन में 1503 में। और साथ ही साथ इन्होंने जो प्रैक्टिस होती थी सती की, सती प्रथा जो इंडिया में उस टाइम पे प्रचलन में थी, उसको भी बैन किया था। यहाँ पे मैंने इनके बारे में पूरा आपको दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर हमारे आ जाते हैं निनो डा कुन्हा। इन्होंने कैपिटल जो है कोचिन से गोवा में शिफ्ट की थी। कब? 1530 में। साथ ही साथ इन्होंने दियो और बसीन को गुजरात किंग बहादुर शाह से जीता था। फिर हमारे आ जाते हैं डच, जो कि 1605 में आए थे। इन्होंने जो फॉर्मेशन किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 में, और साथ ही साथ जो उसी टाइम पे जो है डच का अराइवल भी माना जाता है। फर्स्ट कहाँ, ये सबसे पहले कहाँ पर आए थे, कहाँ पे लैंड किया था? वो था मसूलीपट्टनम, जो कि इस टाइम पे मछलीपट्टनम कहते हैं, वो आंध्र प्रदेश में है। और इंडियन सब कंटिनेंट में जो इनकी प्रेजेंस थी वो 1605 से 1825 तक थी। फिर हम देख लेते हैं कॉर्नेलिस डी हॉटमैन, और ये फर्स्ट डच के यात्री थे जो कि इंडिया पहुंचे थे। अब हम बात कर लेते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो कि 1602 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो फर्स्ट जो इनकी डच फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी वो मसूलीपट्टनम में हुई थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ ये कहाँ पर है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया। और साथ ही साथ डच जो है वो फर्स्ट थे जिन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी को इंडिया में शुरू किया था। और इनकी जो पुलिकट जो है वो इनका मेन सेंटर था इंडिया में। बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया नागापट्टिनम के द्वारा। नागापट्टिनम कहाँ पे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था अपनी पहली कंपनी। कहाँ पर? पटना में। और कब किया था? 1632 में। दूसरी जो डच ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो कहाँ पर थे? एक आपका हो गया नागापट्टिनम, फिर हो गया चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिन और अहमदाबाद। उसी के साथ ही साथ डच ने डिफीट किया था पोर्टुगीज को और फोर्ट विलियम बनाया था। कहाँ पर? मॉडर्न कोची में। और इसी के साथ ही साथ जो बैटल ऑफ बेदारा है जो कि 1759 में हुई थी, इसमें इंग्लिश ने डच को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। और डच ने एक फोर्ट चिंसुरा में बनाया था जिसका नाम था फोर्ट गुस्तावुस। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हो जाते हैं द इंग्लिश। तो 31 दिसंबर 1600 में चार्टर इशू किया गया था क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड। उस टाइम पे जो क्वीन थी इंग्लैंड में वो थी क्वीन एलिजाबेथ। उन्होंने एक चार्टर इशू किया था जिसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए ट्रेड करने की परमिशन दे दी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1600 में। उसके बाद 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं, यानी सूरत में। ये ऐसे फर्स्ट इंग्लिशमैन थे जो इंडिया आते हैं। और ये किस शिप से आते हैं? उस शिप का नाम होता है हेक्टर। और जहांगीर इन्हीं को इंग्लिश खां के नाम से पुकारते थे। फिर 1613 में जहांगीर के ही राज्य में 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली टेम्परेरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश की। और उसके बाद 1613 में उन्होंने परमानेंट फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश की। फिर 1615 में सर थॉमस राय जो हैं वो एम्बेसडर बने थे किंग जेम्स फर्स्ट के, जो कि जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। 1658 में परमिशन मिलती है आगरा, अहमदाबाद और भरूच में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की। 1632 में इसमें इनको सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से गोल्डन फरमान मिलता है। साथ ही साथ 1633 में जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो हरिहरपुर और बालासोर यानी उड़ीसा में इस्टेब्लिश होती है। और
उसके 1639 में इन्हें चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो है वो लीज पर मिलता है और ये अपनी फैक्ट्री भी सेटअप करते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि रिप्लेस करता है मसूलीपट्टनम को। फिर 1651 में इनकी जो पहली फैक्ट्री बनती है बंगाल में, वो कहाँ पे बनती है? हुगली पे। साथ ही साथ 1662 में चार्ल्स सेकंड जो ब्रिटिश किंग है वो बॉम्बे को दहेज के रूप में पाते हैं जब वो पोर्टुगीज़ के प्रिंसेस से शादी कर लेते हैं। यानी जब वो पोर्टुगीज़ की जो राजकुमारी हैं उनसे शादी करते हैं तो जो पोर्टुगीज़ है उनको दहेज में बॉम्बे गिफ्ट करते हैं। फिर 1667 में औरंगजेब जो है इंग्लिश को एक फरमान देते हैं जिससे वो बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ 1696 में जॉब चार्नोक जो है वो एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं सतनौती में, जो कि बाद में फोर्टिफाई की जाती है 1696 में, जिसको बोला जाता है फोर्ट विलियम। फिर हमारा आ जाता है 1700 में बंगाल फैक्ट्रीज, जो कि फोर्ट विलियम के अंडर में ही प्लेस हुई थी। साथ ही साथ 1700 में जो विलेजेस थे सतनौती, गोविंदापुर, कालीकट, ये एक नई सिटी के रूप में ग्रीव होते हैं जिसको हम बोलते हैं कलकत्ता। यानी कलकत्ता इन दोनों सिटी को मिला के इन तीनों विलेज को मिला के बनाया जाता है। फिर 1717 में फर्रुख सियार एक फरमान इशू करते हैं जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहते हैं, जिसमें कंपनी को जो है वो ट्रेड कंसेशन दे दिया जाता है कि अगर वो बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में ट्रेड करती है तो उसको उस पर कंसेशन मिलेगा। फिर हम बात कर लेते हैं डैनिश की। तो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में फाउंड हुई थी और ये जो फैक्ट्री इन्होंने बनाया था वो ट्रैंक्योबर में बनाया था। कहाँ पे? तंजौर में। कब बनाया था? 1620 में। अब हम आ जाते हैं फ्रेंच पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंच जो है वो 1664 में कॉलबर्ट ने फॉर्म किया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस टाइम पे फ्रांस में किसका राज था? वो थे लुइस 14। 1667 में पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में बनती है फ्रांसिस कैरोन के द्वारा 1668 में। उसके साथ ही साथ जो दूसरी फैक्ट्री बनती है वो मसूलीपट्टनम में 1669 में बनती है। 1673 में जो फ्रांसिस मार्टिन है वो पांडुचेरी को फाउंड करते हैं और साथ ही साथ पांडुचेरी जो है वो इनका हेडक्वार्टर भी बन जाता है। फिर 1697 से 1739 में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्रीज जो है वो इस्टेब्लिश होती है। कहाँ कहाँ पर? माहे, कराईकल, बालासोर और कासिमबाग। अब हम इसी के साथ ही साथ देख लेते हैं एक बार और कि सबसे पहले जो आते हैं वो पोर्टुगीज आते हैं 1498 एडी में, और इनकी जो पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है वो कोचिन में होती है 1503 एडी में। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं डच, जो कि 1602 में आते हैं। इनकी जो पहली फैक्ट्री वो इस्टेब्लिश होती है 1605 में मसूलीपट्टनम में। फिर तीसरे आ जाते हैं इंग्लिश, यानी 1600 एडी में आते हैं और इनकी जो पहली फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश होती है 1613 में। कहाँ पे? सूरत में। उसके साथ ही साथ फ्रेंच 1664 में है और इनकी जो पहली फैक्ट्री वो इस्टेब्लिश होती है 1668 सूरत में। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है इसके। तो इसमें कह रहे हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि स्पेन से रिलेटेड होते हैं, स्पेनिश होते हैं, वो अमेरिका को डिस्कवर करते हैं, और जो कैप्टन कुक है जो कि ब्रिटिशर्स होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर करते हैं, और पीटर मुंडी जो कि ब्रिटिशर होते हैं वो इंडिया कब आते हैं? उस टाइम पे किसका रूल होता है? शाहजहां का। मुगल एम्परेयर जो शाहजहां है उनका। और पोर्टुगीज जो है वो पहले थे जो सबसे पहले इंडिया में आते हैं, यानी 1498 में, और सबसे लास्ट में जाने वाले भी यही थे, यानी 1961 में। फिर पोर्टुगीज जो है वो फर्स्ट हैं जिन्होंने सी ट्रेड सेंटर इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। पोर्टुगीज जो है उन्होंने हुगली को बेस बनाया था पायरेसी के लिए। फिर हमारे आ जाते हैं फाउंडर ऑफ कलकत्ता, ये कौन थे? जॉब चार्नोक। साथ ही साथ फैक्टर्स जो लीड करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे इतनी सक्सेस हो गई। तो यहाँ पे जो है नेशनलिज्म की कमी थी, यानी लोगों में राष्ट्रीय भावना देखने को बहुत कम मिलती थी। साथ ही साथ यहाँ इन लोग के साथ जो वेस्टर्न ट्रेनिंग आई थी, स्किल के साथ ही आए थे, इनके पास मॉडर्न आर्म थे। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंडियन है, आप जानते हैं कि इंडियन कितने वफादार होते हैं, तो इनको यहाँ पे जो लॉयल इंडियन सोल्जर्स है वो भी मिल गए थे। उसके बाद है द लेवेंट कंपनी को चार्टर जो मिला था ट्रेडिंग के लिए इंडिया के साथ, तो वो लैंड रूट से मिला था। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लंदन में फॉर्म्ड होती है कि, और यहाँ इंडिया में किसका राज होता है उस टाइम पे? अकबर का, 1556 से 1605 तक। हम बात कर लेते हैं पहले कौन आया था। तो सबसे पहले आते हैं विलियम हॉकिन, फिर आते हैं कैप्टन मिडिल्टन, फिर आते हैं कैप्टन बेस्ट, और कैप्टन मिडिल्टन जो है वो परमिशन पाते हैं मुगल गवर्नर से सूरत में ट्रेड करने के लिए। फिर हम बात करेंगे कैप्टन थॉमस, जिन्होंने पोर्टुगीज़ को हराया था सौली में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट थी जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था अपनी फैक्ट्री सूरत में। कब? 1613 में। और सर जॉन चाइल्ड जो कि इंग्लिश गवर्नर थे, उन्हें औरंगजेब के द्वारा एक्सपेल्ड कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। और डुप्लिक्स जो है उन्होंने इनिशिएट किया था जिससे इंडिया के जो राजा हैं उनमें अगर किसी तरह का मतभेद होता है, कोई लड़ाई होती है, तो वो उसमें इंटरफेयर करते थे, अपनी टांग अड़ाते थे, और इससे जो है वो क्या करते थे, इससे क्या होता था कि वो फैक्ट्री जो टेरिटरीज हैं उसको एक्वायर कर सकते थे। पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच ने इस्टेब्लिश किया। गोवा रिलेटेड है पोर्टुगीज से, ट्रैंक्योबार रिलेटेड है डैनिश से, मद्रास रिलेटेड है डच से। और यूरोपियन ने सबसे अच्छा बेस्ट शोरा यानी साल्ट पीटर और ओपियम कहाँ से पाया था? बिहार से। और फर्स्ट डच कंपनी जो बंगाल में वो कब कहाँ सेटअप हुई थी? 1627 में। कहाँ हुई थी? पिपली में। फिर हम बात कर लेते हैं कार्नेटिक वार में, ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी। पहली जो कार्नेटिक वार हुई थी वो 1740 से 1748 में हुई थी। ये किसके अंडर में हुई थी?
फ्रेंच में कौन थे, डुप्लिक्स थे। इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें जो एंग्लो फ्रेंच रिवलरी थी यूरोप में, वो इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में लगातार जो है एक विद्रोह पनप रहा था, उसका भी एक रीज़न था। और साथ ही साथ जो इमीडिएट कॉज है, तो ब्रिटिश जो कैप्टन थे बर्नेट, उन्होंने कुछ फ्रेंच की शिप जो है उसको कैप्चर कर लिया था, इस वजह से ये लड़ाई हुई थी। और इसमें कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, तो इसमें ट्रीटी साइन हुई थी एक्स ला चैपल 1748 में, जिसमें ब्रिटिश को मद्रास वापस मिल जाता है। फिर हमारी बात होती है सेकेंड कार्नेटिक वार, ये 1749 से 54 तक थी। इसमें जो गवर्नर थे फ्रेंच की तरफ से वो थे गॉडह्यू। इसमें अगर देखा जाए वार, तो इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला था वार को लेकर। और इसमें साथ ही साथ जो ट्रीटी साइन हुई थी वो थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, कब हुई थी, 1755 में। फिर आ जाते हैं थर्ड कार्नेटिक वार के बारे में, जो कि 1758 से 63 के बीच में हुई थी। और इसमें जो फ्रेंच के गवर्नर थे वो थे काउंट डी लैली, और इसमें इंग्लिश की तरफ से कौन थे, जनरल आयरकोट। और ये एक डिसीजिव वार थी जिसको हम बैटल ऑफ वांडीवाश भी कहते हैं, 1760 से 61 में तमिलनाडु में। और इसमें जो ट्रीटी साइन हुई थी वो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1663। इसमें जो सबसे मेजर कॉज है फ्रेंच फेलियर का इंडिया में, तो वो था उनका वीक नवल स्ट्रेंथ, यानी अगर देखा जाए तो नवल के मामले में वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वीक थे। और ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा उनके पास वेल्थ हो गई थी, और जो मैन पावर थे बंगाल से वो भी उनके पास बहुत ज़्यादा थे। साथ ही साथ उनका जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन था ब्रिटिश आर्मी के साथ, वो भी अच्छा था। तो ये एक बड़ा रीज़न बताया जाता है फ्रेंच की हार का इंडिया में ब्रिटिश के द्वारा। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, पंजाब एंड मैसूर, कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने बंगाल, पंजाब और मैसूर को अपने कब्जे में किया था, अपने कंट्रोल में किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल कॉन्क्वेस्ट की। इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। और ये लेक्चर आपके अपकमिंग एग्जाम लाइक आपका UPPSC हो गया, UPPSC ARO हो गया, BPSC हो गया, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंगाल कॉन्क्वेस्ट की, कि किस तरह से बंगाल को सबसे पहले कंट्रोल किया गया। हम बात करते हैं 1717 की। 1717 में मुगल एम्परेयर फर्रुख सयार के द्वारा ब्रिटिशर्स को एक रॉयल फरमान दिया गया। रॉयल फरमान उनको दिया गया था कि वो बंगाल में अपना ट्रेड कर सकें, और इसी के साथ ही उनको दस्तक इशू करने का भी अधिकार मिल गया। अब बात आती है दस्तक होता क्या है, तो दस्तक एक तरह की परमिशन होती है जिसमें जो ट्रेड, जो पर्सनल गुड्स हैं वो उन पर ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी टैक्स के। उसके बाद हम बात करते हैं 1717 में ही फर्रुख सयार ने मुर्शिद कुली खान को प्रमोट किया था बंगाल के गवर्नर के रूप में, और यही लास्ट गवर्नर या सूबेदार माने जाते हैं बंगाल के, जिन्हें इंडिपेंडेंटली अपॉइंट किया गया था मुगल किंग के द्वारा। अब बंगाल रूलर्स में कौन कौन थे, किन किन लोगों ने बंगाल को रूल किया, तो आपके आ जाते हैं मुर्शिद कुली खान, फिर आ जाते हैं शुजाउद्दीन, फिर उसके बाद आपके आते हैं अलीवर्दी खान, और लास्ट में आपके आ जाते हैं सिराजुद्दौला 1756। तो इन्हीं से रिलेटेड है आपकी बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुई थी, तो उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वही पढ़ा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो अगर आपने पहले से भी कवर किया हुआ है तो सो गुड, अगर आपने नहीं कवर किया हुआ है तो आप इतना पढ़ के जाएंगे तो आपका कन्फर्म है कि एग्जाम में आप अच्छे खासे नंबर होल्ड कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी की तरफ। तो बैटल ऑफ प्लासी जैसा कि मैंने बताया कि 1757 में हुई थी। इसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो मीर जाफ़र, रॉबर्ट क्लाइव, राय दुर्लभ ओमीचंद, जगत सेठ, ये सब एक टीम में थे, यानी ये सब ब्रिटिशर्स की तरफ थे। और उस टाइम के गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। और उसके बाद अगली टीम में कौन थे, वो थे सिराजुद्दौला। ये लड़ाई लड़ी गई 23 जून 1757 में बंगाल में भागीरथी रिवर पे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भागीरथी रिवर को और किस नाम से जानते हैं। तो इसमें जीता कौन, इसमें ब्रिटिशर्स जीते, और जो मीर जाफ़र हैं वो नए नवाब बन गए। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो फाउंडर माने जाते हैं ब्रिटिश एम्पायर के इंडिया में। और साथ ही साथ बैटल ऑफ प्लासी की वजह से, जिसमें सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, उसी की वजह से बंगाल में ब्रिटिश की सुप्रीमेसी भी हावी होगी। फिर 1760 में क्या हुआ, 1760 में मीर कासिम ने रिप्लेस कर दिया मीर जाफ़र को, और मीर कासिम ने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी बिहार में शिफ्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं 1764 में क्या हुआ था, वो हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। अब इसमें कौन कौन लोग थे, तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और मीर कासिम थे। मीर कासिम के साथ बंगाल के नवाब थे शुजाउद्दौला और शाह आलम थे, जो कि मुगल एम्परेयर थे दिल्ली में। और ये जो लड़ाई हुई वो हुई 22 अक्टूबर 1764 में, और जो इसका प्लेस था वो था बक्सर, जो कि पहले उस टाइम पे बंगाल में था लेकिन अब वो बिहार में है। और जो इंग्लिश आर्मी जो जिसके अंडर में लड़ाई हो रही थी तो वो थे, और इंग्लिश आर्मी को लीड करने वाले कौन थे, वो थे हेक्टर मुनरो। तो आपको याद रखना है बैटल ऑफ प्लासी में जो लीड कर रहे थे इंग्लिश आर्मी को वो रॉबर्ट क्लाइव थे, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में जो लीड कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। इसमें भी क्या होता है कि जो इंग्लिश है वो जीत जाते हैं, और इसी के साथ ही साथ एक ट्रीटी
साइन होती, जो कि होती इलाहाबाद ट्रीटी। और ये कब साइन होती है? 1765। किसके द्वारा साइन करवाई जाती है? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और किससे साइन करवाई जाती है? नवाब ऑफ अवध, शुजाउद्दौला और शाह आलम II से। इसी के साथ ही साथ ब्रिटिश को राइट्स मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रिवेन्यू पर। और जो बैटल ऑफ प्लासी, ये माना जाता है कि इसने तो ओवरऑल बंगाल में जो है वो इनके सुप्रीमेसी को, ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को स्थापित किया। लेकिन जो बैटल ऑफ बक्सर है उसने ऑल ओवर इंडिया ब्रिटिश सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने में काफ़ी हद तक मदद की। बाकी आप देख सकते हैं, मैंने इसको इन्फोग्राफिक्स फॉर्म में भी दिया है, आप इसको खुद से भी पढ़ लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चन कौन कौन से बने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए ना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किसने कहा था रॉबर्ट क्लाइव को हेवन बॉर्न जनरल है। तो विलियम पिट बोलते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? हेवन बॉर्न जनरल। और लॉर्ड क्लाइव ने कंक्लूड किया था सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अभी मैंने जस्ट इसको पढ़ाया था, किसके साथ किया था? मुगल एम्परर शाह आलम। और कब किया था? 12 अगस्त 1765 में। और इसी के साथ ही साथ इनको दीवानी राइट्स भी मिल जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। अब बात करते हैं कि इलाहाबाद फोर्ट, ये बनवाया तो गया था अकबर के द्वारा। कब? 1583 से 1584 के बीच में। लेकिन 1797 में जो सादत अली खान है, उन्होंने इसकी जो अधिकार है, जो अथॉरिटी है, वो ब्रिटिशर्स को दे दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अर्ली पीरियड में जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वो सूरत में स्थापित की। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने 2 दीवान को अपॉइंट किया था। एक थे आपके मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए, और एक थे आपके राजा शिताब राय बिहार के लिए। दीवानी मिलने के बाद, यानी 1765 में जब इनकी दीवानी मिल गई, तो वो सबसे पहले जो कांटेक्ट में आए थे ब्रिटिशर्स, वो आए थे खासी ट्राइब के। खासी ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ गया कि कौन कौन सी बैटल कब कब हुई थी। तो सबसे पहले आपकी हो जाती बैटल ऑफ अंबर, जो कि 1749 में हुई थी। फिर आपकी होती है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुई थी। थर्ड आपकी हो जाती है बैटल ऑफ वांडीवाश, जो कि 1760 में हुई थी। फिर आपकी आती बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में हुई थी। और लास्ट में आपकी आती बैटल ऑफ खुर्दा या खर्दा, जो कि 1795 में हुई थी। और बात करते हैं कि मराठास ने वो ब्रिटिश को काफ़ी अच्छे तरीके से अपोज किया था, लेकिन बाद में जो 3 एंग्लो मराठा वार होती, उसके बाद इनके ऑपरेशन को सप्रेस कर दिया गया। हम बात करते हैं पंजाब और सिंध पे कैसे कंट्रोल हुआ ब्रिटिशर्स का। तो ये पीरियड जो था वो था लॉर्ड एलन ब्रो, यानी 1842 से 1844 के बीच में, जब जो सिंध है वो पूरी तरह से ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज हो गया। तो कब हुआ था? 1843 में। अब हम बात करेंगे रंजीत सिंह की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश ने रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में। रंजीत सिंह जो है वो 13 नवंबर 1780 में पैदा हुए थे। और रंजीत सिंह का जो राज था तो वो कहाँ कहाँ तक था? तो इसमें मुल्तान था आपका 1818 में, ये ऐड हुआ किंगडम में। फिर कश्मीर आया 1819 में, पेशावर आया 1834 में। और इनके किंगडम की जो कैपिटल थी वो लाहौर थी। और इन्होंने अदालत आला लाहौर में स्थापित किया। साथ ही साथ इन्हें जो फेमस कोहिनूर डायमंड है वो भी 1800 में शाह शुजा से मिला था। इनके जो सक्सेसर थे, यानी इनके बाद जो उत्तराधिकारी थे, वो खड़क सिंह थे। और ये गद्दी पर कब बैठे? जब रंजीत सिंह की डेथ हो गई 1839 में, उसके बाद। और सिख एम्पायर के लास्ट महाराजा कौन थे? तो वो थे दुलीप सिंह। हम बात कर लेते हैं एंग्लो सिख वार, क्योंकि अंग्रेज़ किसी को तो छोड़ नहीं सकते, उन्हें तो सबसे लड़ना है। जब तक कोई उनकी बात मान रहा है तब तक भैया वो उनके साथ रहेंगे। जहां उन्होंने अपोज कर दिया, अपने हक के लिए लड़े, वहां वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी वो 1845-46 के टाइम पे हुई थी। और उसको लीड कर रहे थे लॉर्ड हार्डिंग्स ब्रिटिश के द्वारा। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और कहाँ पर ये होता है? सोबराओं में। और इसी के साथ ही साथ लाहौर ट्रीटी साइन होती है। और देखा जाए जो सिख थे तो उनके पास वार लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने जो जम्मू है वो गुलाब सिंह को बेच दिया। सेकंड जो एंग्लो सिख वार हुई थी वो 1848 से 49 के बीच में हुई थी। इसको लीड कर रहे थे लॉर्ड डलहौजी। इसमें रीज़न क्या था? इसमें जो गवर्नर, मुल्तान के गवर्नर थे मूलराज, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ब्रिटिश इसमें जीत गए थे। और कहाँ पे ये लड़ाई हुई थी? गुजरात में। और कोहिनूर जो डायमंड था वो दलीप सिंह से ले लिया गया था और ये ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब एनेक्सेशन के बाद एक बोर्ड अपॉइंट किया, जो कि 3 लोगों का था। उसमें कौन कौन से थे? उसमें हेनरी लॉरेंस थे, जो कि प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आपके जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल मांसेल थे। अब हम बात करते हैं एंग्लो मैसूर वार की।
तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से 69 के बीच में हुई। इसमें जो लीड कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, तो वो थे हैरी वेरेल्स्ट, और ब्रिटिश और मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ये सब एक टीम में थे, और मैसूर जो है वो अलग थे। और इसमें जो ट्रीटी ऑफ मद्रास है वो साइन हुई थी 1769 में। फिर बात आ जाती सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, जो कि 1780-84 के बीच में हुई थी, और इसमें जो लीड कर रहे थे ब्रिटिशर्स को वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये वॉर जो है वो ड्रॉ कर ली गई थी। और इसी के साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो इसमें साइन हुई थी, क्योंकि जो सर आयर कोर्ट है उन्होंने हैदर अली को पोर्ट नोवो में हरा दिया था। उसके बाद जो वॉर है वो कंटिन्यू की गई थी टीपू सुल्तान के द्वारा, जब हैदर अली 1782 में मर गए तब। और टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने डिफीट कर दिया ब्रिटिश आर्मी को 1780 में, और कहाँ पे डिफीट किया, पॉलीलूर में। फिर हमारी आ जाती है थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ये 1790 से 1792 में हुई। इसमें जो लीड करते ब्रिटिशर्स को वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और टीपू ने इसमें लॉस कर दिया, और तब साइन हुई ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम 1792 में। फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में हुई थी, और इसमें लॉर्ड वेलेस्ली लीड कर रहे थे। तो इसमें जो है ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं 1799 में, और 1799 में ही टीपू जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, और मैसूर जो है 1799 में ही सब्सिडाई अलायंस के अंडर आ जाता है। सब्सिडाई अलायंस क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से फैक्ट पूछे गए। तो इसमें कह रहे हैं कि जो डिंडीगुल मैसूर है 1755 में, उसमें जो मॉडर्न आर्मरी है वो किसने इस्टेब्लिश की थी, तो इस्टेब्लिश की गई थी हैदर अली के द्वारा। और टीपू सुल्तान की जो कैपिटल थी वो श्रीरंगपत्तनम थी। इसके और ये फाउंडर मेंबर थे किसके, जैकोबन क्लब के, और इन्होंने ही प्लांट किया था ट्री ऑफ लिबर्टी को, जो कि सिंबल था फ्रांस और मैसूर के अलायंस को लेकर, उनकी दोस्ती को लेकर। और इसी के साथ ही साथ इन्होंने इस्टेब्लिश किया था फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी एम्बेसीज को। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई, ट्रीटी ऑफ मंगलौर 1784 में हुई, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में हुई, और बेगम समरू ने कंस्ट्रक्ट किया था जो मेरठ में सरदाना में चर्च है उसको। तो ये था आपका आज का लेक्चर। आज हमने देखा कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने मैसूर को, बंगाल को और पंजाब को अपने कब्जे में किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और वायसराय हैं उनके बारे में। आपको पता है ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल अगर आप देखेंगे तो इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये टॉपिक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको कवर नहीं किया है तो आज मैं इसको पूरा अपने नोट से कवर करवाने जा रही हूँ। आप यहीं से इसको पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ इसके जो नोट्स हैं मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दे दिया, वहाँ से जाकर भी इसको ले सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल में, वो हो जाएंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इनका जो टेन्योर था वो 1773 से 1785 में था। अब देख लेते हैं कि इनके टेन्योर के टाइम पे क्या क्या हुआ था और इनसे रिलेटेड क्या क्या है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, जो कि बने थे 1774 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस एक्ट के थ्रू इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी फाउंड की गई थी। इसको फाउंड करने वाले कौन थे, विलियम जोन्स। कब उन्होंने फाउंड किया था, 1784 में। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक की स्टडी करने के लिए लोगों को इनकरेज किया था, और इनकी जो पॉलिसी थी सिक्योरिटी सेल वो वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली से भी रिलेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं रिंग फेंस पॉलिसी। तो इनकी रिंग फेंस पॉलिसी क्या है, हालांकि मैंने आपको पहले बताया है, बट अगर आप नए हैं तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि रिंग फेंस पॉलिसी का मतलब इनके हिसाब से था कि ये अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए, यानी अपनी जगह को बचाने के लिए, इनकी जो पड़ोसी के जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, ये इसको भी प्रोटेक्ट करते थे, ताकि जो अदर जो दूसरे उससे टच करने वाले जो बॉर्डर है वो इनको पर अटैक ना करें। और उसी के एक्सटेंशन के लिए इन लोगों ने सब्सिडाई अलायंस भी शुरू किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि एंग्लो में पहले तो मराठा से बना के रखते थे, लेकिन जब बंगाल इनके अंडर में आ गया तो ये मराठा से भी उलझ गए, और इन्होंने बंगाल को अपना बफर स्टेट बना के यूज़ किया। तो रिंग फेंस पॉलिसी में ये बाउंड्री को बचाने के लिए जो पड़ोसी की बाउंड्री है उसको भी प्रोटेक्ट करते थे, ताकि जब ये दूसरे आर्मी मिलिटेंट से लड़े, उस स्टेट इसकी ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो उसको ये बफर स्टेट की तरह यूज़ कर सकें। साथ ही साथ इन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को भी अबॉलिश किया था, जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर 1788 से 1795 के बीच इंपीचमेंट का केस हुआ था। हम बात कर लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कोड है वो 1799 में आया था, जो कि जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिविल सर्विसेज को इंडिया में। साथ ही साथ इन्हें परमानेंट सेटलमेंट के लिए भी जाना जाता है, जिसमें जो कि एक तरह से लैंड रिवेन्यू होता था बंगाल की और बाकी ऑल इंडिया लैंड के ऊपर।
फिर थर्ड मैसूर वार जो कि 1790 से 1792 में हुआ, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ। और उसी के साथ ही साथ मैसूर वार के साथ एक ट्रीटी साइन हुई थी श्रीरंगपत्तनम, जो कि 1792 में साइन हुई थी। इनकी जो डेथ हुई थी वो अक्टूबर 5, 1805 में गाजीपुर में हुई थी। और इनकी जो ग्रेव है, जो इनकी कब्र बनी हुई है, वो गाजीपुर में ही सिचुएटेड है। अब हम बात कर लेते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडाइज अलायंस को इंट्रोड्यूस करवाया था कब? 1798 में। और उन्होंने उसके साथ ही अपनी ब्रिटिश एम्पायर की जो संप्रभुता है ऑल ओवर इंडिया, उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया। जिसमें सबसे पहले सब्सिडाइज अलायंस के अंदर कौन आते थे? वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। दूसरी जो सब्सिडाइज अलायंस हुई वो हैदराबाद के साथ हुई 1798 और 1800 में, मैसूर के साथ हुई 1799 में, तंजौर के साथ हुई अक्टूबर 1799 में, अवध के साथ हुई नवंबर 1801 में, पेशवा के साथ हुई 1802 में, भोसले ऑफ बरार के साथ हुई 1803 में, सिंधा के साथ हुई 1804 में, जोधपुर, जयपुर, इंदौर और होलकर के साथ हुई 1818 में। अब आप सोच होंगे कि मैं इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ चुका है, या कोई भी वनडे एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि वो क्रोनोलॉजी दे देंगे और बता देंगे कि सब्सिडाइज अलायंस सबसे पहले किस पे लगा और किस किस उसमें आप इसको डिक्रीजिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाता है। सब्सिडाइज अलायंस होता क्या है? तो सब्सिडाइज अलायंस आप कह सकते हैं कि एक तरह से ट्रीटी होती थी जो उस टाइम के प्रिंसली रूलर्स होते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसमें ये क्या करते थे, ये रूलर्स की पावर को कम करके एक तरह से वो उनको अपना पपेट बना लेते थे, अपनी संप्रभुता जो है वहाँ पे स्थापित करते थे। और बदले में रूलर्स को ये कहते थे कि ये उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, बाकी जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे ये उनको बचाएंगे। और इस तरह से जो भी खर्चा होता था सब कुछ ये रूलर से लेते थे और रूलर को एक पपेट बना के रखते थे। रूलर भी इनका डोमिनेंस इसीलिए एक्सेप्ट करते थे ताकि ये जो है इनको बाहरी आक्रमण या अंदरूनी आक्रमण से बचा सके। तो हम बात कर लेते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो है वो 1799 में इनके टाइम पे हुई। सेकंड मराठा वार 1803 से 1805 में इनके बीच में हुई, इन्हीं के टाइम पे हुई। और ट्रीटी ऑफ बसीन जो है वो भी 1802 में साइन हुई। ट्रीटी ऑफ बसीन क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। फिर हमारा सर जॉर्ज बार्लो जो कि 1805 से 1807 तक थे। तो इनके अंडर जो हुई वेल्लोर मैट्रिनी जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ये कब हुई थी? 1806 में। तो ये हुई थी 10 जुलाई 1806 में और ये की गई थी इंडियन सिपाही के द्वारा। यानी जिस तरह से आप बोल सकते हैं 1857 की रिवॉल्ट हुई थी जिसमें जो भारतीय सैनिक थे उन लोगों ने विद्रोह कर दिया था, सेम वेल्लोर मैट्रिनी भी 1806 में हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। और इसे किसने किया था? भारतीय सैनिकों द्वारा ये किया गया था। और इसमें टीपू सुल्तान के जो बेटे हैं उनको अपना लीडर चुना गया था इनके द्वारा, जिनका नाम था फतेह सुल्तान। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स की, जिनका जो टेन्योर था वो 1813 से 1823 तक था। इनके टाइम पे एंग्लो नेपाल वार हुई थी जो कि 1814-16 में हुई थी। उसी के साथ ही साथ एक ट्रीटी भी साइन हुई थी जो कि थी ट्रीटी ऑफ सुगौली। ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है इसने इस्टेब्लिश किया था नेपाल की बाउंड्री को। ये जो है साइन हुई थी 4 दिसंबर 1815 में और रेटिफाई हुई थी 4 मार्च 1816 में। साथ ही साथ थर्ड मराठा वार जो हुई थी 1817-19 में, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। और इन्होंने पेशवा का जो टाइटल है वो भी 1818 में इन्होंने अबॉलिश कर दिया था। हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग की। आप ये ध्यान दीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं और जो आ सकते हैं उन सबको मैंने इसमें कवर किया हुआ है, तो हम लास्ट में इसके PIQs भी देख लेंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो 1823 से 1835 तक थे। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन्होंने सती को हटाया था 1829 में। साथ ही साथ जो ठगी उस टाइम पे चल रही थी इन्होंने उसको भी सप्रेस किया था। और किसकी मदद से ये सप्रेस हुआ था? कैप्टन स्लीमन के द्वारा। साथ ही साथ मैसूर पर भी कब्जा कर लिया था। और इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था 1835 का, जिसमें इन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इंट्रोड्यूस करवाया था। हम बात करेंगे लॉर्ड मेटकाफ की, जो कि 1835 से 1836 तक थे। इन्होंने जो प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन थी उसको हटाया था। फिर है लॉर्ड एलनब्रो, जिनका टाइम पीरियड 1842 से 1844 था। इन्होंने सिंध को अनेक्स किया था 1843 में और स्लेवरी को एबॉलिश किया था। अब हम आ जाते हैं अपने एक और इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल पे, जो कि हैं लॉर्ड डलहौजी। इनका टाइम टेन्योर था 1848 से 1856 तक। इनका जो असली नाम था वो जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे था। सेकंड एंग्लो सिख वार जो हुई थी 1848 से 49 में, ये इन्होंने ने किया था। इन्होंने पंजाब पे कब्जा किया था 1849 में। इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस कराया था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होती कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसका कोई अपना सगा बेटा नहीं होता है तो ये क्या करते थे, उस राज को अपने अंडर में ले लेते थे। भले ही अगर उस राजा का गोद लिया हुआ बेटा हो तो ये उसको एज अ हेयर एक्सेप्ट नहीं करते थे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बस इनके लिए एक बहाना था। और इसी के उसमें जो आया था वो झांसी आया था, जिसके लिए झांसी की रानी जो है उन्होंने इतना बड़ा विद्रोह किया था इनके अगेंस्ट। डलहौजी ने जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करवाया। इसी के साथ ही साथ उन्होंने अनेक्स कर लिया सतारा को 1848 में, जैतपुर और सांबलपुर को 1849 में, भगत को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। अवध जो है अनेक्स हुआ था, वहाँ की जो मिस गवर्नेंस हो रही थी कुप्रशासन के लिए। साथ ही साथ ब्रिटिश रेसिडेंट के रूप में जेम्स आउटराम को अपॉइंट किया गया था इनके द्वारा। फिर इन्हीं के टाइम पे आया था चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854। ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किससे रिलेटेड है। और फर्स्ट रेलवे लाइन जो है बॉम्बे और थाने को कवर करती है, ये 1853 में इनके द्वारा बनाई गई। इन्हीं के टाइम पे टेलीग्राफ सुविधा हुई, पोस्टल रिफॉर्म सिस्टम हुआ और फर्स्ट रेलवे सर्विस जो इंडिया में है वो स्टार्ट की गई थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा, कब? 1853 में। जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है 1845 से 55 के बीच, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। और रानी विक्टोरिया का जो मैनिफेस्टो था वो इन्होंने इलाहाबाद के दरबार में पढ़ के सुनाया था। और यही हैं जिन्होंने सिक्किम को इंडिया में मर्ज किया था। अब सिक्किम को
अब ये आपको पता ही है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किसने जो है सिक्किम को इंडिया में मर्ज किया था, तो ये आपके हो जाते हैं डलहौजी। अब हम बात करेंगे कैनिंग की। कैनिंग के टाइम पे रिवॉल्ट हुआ था 1857, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहले वाइसराय थे। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास हुआ था, और ये देखा जाए तो इसका जो इफर्ट था वो सबसे ज़्यादा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। फिर है वाइट मैटनी, यूरोपियन ट्रूप्स के द्वारा हुई थी 1859 में। अब वाइट मैटनी थी क्या, तो बात ये थी कि जब 1857 का रिवॉल्ट होता है, उसके बाद जो क्वीन विक्टोरिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को खत्म करके सब कुछ अपने अंडर में लेना चाहती है। तो उसके अगेंस्ट जो पावर ट्रांसफर हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को, तो उसके अगेंस्ट यूरोपियन ट्रूप्स ने एक म्यूटिनी करी थी, जिसको हम बोलते हैं वाइट म्यूटिनी। अब हम बात करेंगे जॉन लॉरेंस के बारे में, और इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी जो थी मास्टरली इनएक्टिविटी। ये जो पॉलिसी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानिस्तान के बीच में थी, जिसमें इनका ये मानना था कि अफगानिस्तान के अफेयर्स में कोई भी सिचुएशन होती है ये उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, उन लोग फ्रीली जो भी करना चाहें उस हिसाब से करें। तो इसके साथ ही साथ खाली इन्होंने ही नहीं बल्कि इनके बाद जो लॉर्ड मायो आए उन्होंने भी इसको फॉलो किया, और लॉर्ड नॉर्थब्रुक हैं उन्होंने भी इस पॉलिसी को फॉलो किया। अब हम बात करते हैं लॉर्ड मायो की, जो कि 2023 में ही आप क्वेश्चन देखने को आपको मिला था सेंसस को लेकर। तो पहला जो सेंसस आया था ब्रिटिश इंडिया में 1872 में आया था, लेकिन जो रेगुलर सेंसस शुरू हुआ वो 1881 में शुरू हुआ, और ये किसके टाइम पे शुरू हुआ, रिपन के टाइम पे। तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया का पहला सेंसस तो मायो के टाइम पे आया था, लेकिन जो रेगुलर सेंसस जो अभी तक चल रहा है वो 1881 में शुरू हुआ, और उस टाइम पे कौन गवर्नर थे, वो थे आपके लॉर्ड रिपन। और उसी के साथ ही साथ इनका मर्डर कर दिया गया था, जो कि कन्विक्टेड प्रिजनर थे अंडमान और निकोबार आइलैंड में, उनके द्वारा। अब हम बात करेंगे लॉर्ड लिटन की, जिनका जो टेन्योर था वो 1876 से 1880 तक था। क्वीन विक्टोरिया ने अज्यूम किया था टाइटल इन्हीं के टाइम पीरियड में कैसरे हिंद और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्हीं के द्वारा पास किया गया, जो कि 1878 में हुआ था, जिसको हम गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब ये था कि इंडियन लैंग्वेज में जो भी अखबार छपते हैं उस पर रोक लगाई गई थी। किसी भी तरह का कोई भी सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, उन सब पे रोक लगाई थी। सिर्फ इंग्लिश पेपर जो था वो पब्लिश हो सकता था। आर्म्स एक्ट 1878 में इन्हीं के द्वारा किया गया। फिर जो फेमाइन आई थी 1876 से 78 में, वो भी इन्हीं के टाइम पे आई थी, और इन्होंने एक कमीशन हेल्ड किया था जो कि रिचर्ड स्ट्रेचे के अंडर में था। और साथ ही साथ इन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी भी अपनाई थी अफगानिस्तान के टूवर्ड्स, यानी जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो आपके जॉन लॉरेंस है उन्होंने मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी को अपनाया था कि इंटरफेयर हम नहीं करेंगे, लेकिन जो लॉर्ड लिटन है उन्होंने इस पॉलिसी को हटाते हुए एग्रेसिव पॉलिसी अपना ली, जिससे जो है अभी अफगानिस्तान में इंटरफेयर करने लगे। उसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि रशिया से बचने के लिए अफगानिस्तान को मिलाना चाहते थे, बट जो फर्स्ट एंग्लो अफगानिस्तान वार हुई थी इसमें ये बुरी तरह से हारे थे। तो जिसके बाद जो है इन्होंने ये पॉलिसी अपना ली थी मास्टरली इनएक्टिविटी करे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब रशिया के साथ अफगानिस्तान मिलने लगा तो उसके कंसर्न के उसमें इन्होंने एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई, और उस तरह से सेकेंड अफगान वार जो है वो शुरू हुई थी। फिर फर्स्ट दिल्ली दरबार इन्हीं के टाइम पे ऑर्गेनाइज हुआ था, और इन्होंने ही राय बहादुर खान बहादुर का जो टाइटल है वो इंडियंस को देना शुरू किया। हम बात करेंगे लॉर्ड रिपन की, जो कि 1888 से 1884 तक थे। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया 1882 में। किसके द्वारा ये शुरू हुआ था अभी मैंने जस्ट बताया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी बनाया था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है जो कंडीशन थी लेबर्स की उसको इंप्रूव करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जो इसमें इससे क्वेश्चन बना था यूपीपीसीएस में कि इसमें ये बोला गया था कि इसमें लेबर को ये अधिकार दे दिया गया था कि वो अपनी ट्रेड यूनियन को फॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये अपनी ट्रेड यूनियन को फॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन थी लेबर्स की, जैसे 7 साल के अंदर के जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते, आप उनसे काम नहीं करा सकते हैं, और 12 साल के अंदर के जो बच्चे हैं आपको उनसे कुछ ही काम कराना है टाइम, और काम के बीच में आपको 1 घंटे का रेस्ट भी करवाना है उन लोगों को। तो इस तरह से जो है जो वर्किंग कंडीशन थी वो, हाँ ये है कि जो वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए ये एक्ट इन्होंने पास किया था। हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर भी इन्हीं को कहा जाता है। इल्बर्ट बिल जो कंट्रोवर्सी हुई थी 1883 से 1884 में, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुई, जिसमें इंडियन जजेस और मजिस्ट्रेट को अलाउ कर दिया था कि जो ब्रिटिश ऑफेंडर्स हैं क्रिमिनल केसेस में वो इंडियन जजेस भी उनको देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इस्टेब्लिश हुई थी, और इन्होंने कांग्रेस को बोला था कि ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेटिव है। और फिर हम बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंटमेंट करी थी यूनिवर्सिटी कमीशन के 1902 में, उसी के अंदर जो एक्ट पास हुआ था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, वो 1904 में पास हुआ था। और इस कमीशन में जो लोग थे वो थे लॉ मेंबर थॉमस रेली, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। और साथ ही साथ इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स भी वो भी इस्टेब्लिश किया गया था। वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, आपका देहरादून में था। इनके टाइम पे ही पार्टीशन हुआ था बंगाल का 1905 में। फिर यंग हस्बैंड जो मिशन था तिब्बत का 1904 में, वो भी इन्हीं के अंडर में हुआ था। और एशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन जो एक्ट पास हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया था वो भी इन्हीं के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था, जिसके पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। फिर थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने इस्टेब्लिश किया, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था मुस्लिम लीग आगा खान के द्वारा 1906 में। और सूरत जो स्प्लिट हुआ था वो 1906 में हुआ था। फिर मौलो मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में हुआ था, जो कि था
सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज, यानी जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं उनको सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने डिवाइड एंड रूल भी यहाँ पे खेला था। फिर हम बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग्स की, जो कि 1910 से 1916 तक थे। इन्होंने जो कैपिटल है कलकत्ता से वो दिल्ली ट्रांसफर करी थी 1911 में, और जो दरबार ऑफ किंग जॉर्ज 5 है उनका दरबार जो लगा था वो भी 1911 में, वो भी इन्हीं के टाइम पे लगा था। और इन्हीं के टाइम पे हिंदू महासभा इस्टेब्लिश हुई थी 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अब अभी तक जो गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसको देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बने थे। तो मैंने आपको बताया कि मैं बात करूँगी ट्रीटी ऑफ बसीन की। तो ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई थी 31 दिसंबर 1802 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और बाजीराव सेकंड के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश इंडिया के फाउंडर के रूप में कंसीडर किया जाता है। पहले मराठा सरदार जिन्होंने सब्सिडाइज अलायंस को एक्सेप्ट किया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो लगा था वो थे पेशवा बाजीराव टू, और चार्ल्स मेटकॉफ जो उन्होंने नेगोशिएट किया था अलायंस प्रिंसली स्टेट ऑफ राजपुताना के साथ। फिर जब यूरोप में जो है एम्पायर्स जो है लोगों के क्रम्बल होने लगे, एक तरह से डावाडोल होने लगे, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडाइज अलायंस को यहाँ शुरू किया था इंडिया में, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग पकड़ मेंटेन कर सकें। फिर थॉमस मुनरो जो कि गवर्नर थे मद्रास के 1820 से 1827 में, उन्हें फादर ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम कहते हैं। ये एक तरह का टैक्स होता है जो कि एग्रीकल्चर लैंड पे लगाया जाता है, डायरेक्टली कलेक्ट होता है रैयत से जो कि ऑनर होते हैं लैंड के, और इसे इन्हें हेल्प किया था अलेक्जेंडर रीड ने। फिर हिल असेंबली प्लान जो है वो सेटअप हुआ था आदिवासी के डेवलपमेंट के लिए। किसने सेटअप किया था? क्लीवलैंड ने। और जो एक्सपोर्ट होता था स्लेव का बंगाल से वो 1789 में बैन हो गया चार्टर एक्ट 1833 के उससे, और स्लेवरी जो है उसे भी अबॉलिश कर दिया गया। ग्वालियर को ब्रिटिश के द्वारा कब्जा नहीं किया गया था। लास्ट जो मेजर एक्सटेंशन था ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी का वो लॉर्ड डफलिन के द्वारा किया गया था। बच्चे को गोद लेने की जो परंपरा है उसे फिर से स्थापित कर दिया गया। क्वीन की जो अनाउंसमेंट हुई थी 1858 में, उसके बाद यानी 1857 का जब विद्रोह हुआ तो क्वीन ने अनाउंसमेंट की, उसमें उन्होंने बोल दिया कि वो बच्चे को गोद अब लिया जा सकता है। फिर क्वीन विक्टोरिया जो है वो इम्प्रेस ऑफ इंडिया 1877 में बनी। लॉर्ड लिटन के टाइम पे जो टाइटल है राय बहादुर और खान बहादुर वो इंडियंस को दिया जाने लगा। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब से कंपेयर किया था। साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं डिवाइड और रूल की जो पॉलिसी थी वो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा इस्टेब्लिश हुई थी। और लॉर्ड रीडिंग जो ओनली ज्यूइश वायसराय थे इंडिया के 1921 से 1956 में 1926 तक। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। थैंक यू, बाय बाय।